सबसे पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरा परिचय नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा मैं ही अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सीमा जावेद है। मैं उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य हूँ। सरकार ने मुझे वहाँ चिन्हित किया है कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ काम कर सकूँ। उसके अलावा क्योंकि मेरा सामाजिक क्षेत्र रहा है, तो मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, एक RSS का विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसमें मैं क्षेत्रीय संयोजिका हूँ उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र की। साथ ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग चलाते हैं। उसके साथ साथ RSS ने मुझे एक परिवार सुलह केंद्र भी दिया है, जिसमें हम लोग अपने जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उनको पुलिस तक ना जाएं और घर में बैठकर उनको सुनाया जाए, इस तरह का काम भी करते हैं। एक संस्था है खिदमत फाउंडेशन, वो भी हम लोग चलाते हैं और उसमें मैं लोगों की हेल्प करने का काम करती हूँ, जो भी हमसे हो सकता है आप सभी के सहयोग से। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि मेरी खुद की यही च्वाइस रहती है कि मैं इस तरह के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ। तो मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम का अमृत जी ने एक हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं अमृत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही इस पूरी टीम, जो ये प्रोजेक्ट हेल्प इंडिया का जो पूरा टीम है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और तो इनको बढ़ावा देने के लिए आगे आकर हम लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। सहयोग हर तरह का होता है, कोई धन से संपन्न है वो धन से सहयोग करता है, कोई आपके यहाँ आकर अपने कर्म से सहयोग कर सकता है, और कोई जो होता है वो मन से सहयोग कर सकता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पे वायरल करके भी हम एक सहयोग कर सकते हैं आपके काम का। साथ ही क्योंकि मैं अल्पसंख्यक आयोग में हूँ, तो मैं कुछ चीजें आपको जरूर बताना चाहूँगी। कृपया आप लोग बहुत प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आप ही के लिए जरूरी है। अल्पसंख्यक आयोग क्या होता है? अल्पसंख्यक आयोग वो जगह है, वो स्थान है जहाँ पर आप लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। कौन सी समस्या? वो समस्या या तो आपको किसी बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति ने प्रताड़ित किया है या किसी अधिकारी ने। अधिकारी वो बहुसंख्यक भी हो सकता है और अल्पसंख्यक भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई आपको प्रताड़ित करता है इस वजह से कि क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं, आपकी सुनवाई नहीं करता है, तब आप हम लोगों के पास आते हैं। हमारी एक कोर्ट लगती है, उसमें हम आपको तारीख भी देते हैं और दोनों पक्षों को बुलाकर उनका निराकरण भी करते हैं। तो इसलिए वो कोर्ट लगती है। तो मैं चाहूंगी कि आगे किसी को भी इस तरह की कोई समस्या हो तो वो आयोग का एक मेल ID है, उस पर भी संपर्क कर सकता है, फोन नंबर पे भी संपर्क कर सकता है और डायरेक्ट मुझसे भी संपर्क कर सकता है। तो वो लोग आए और अपनी समस्या हमें बताएं, हम उनकी हेल्प हर तरीके से करेंगे जो हमारे नियमानुसार हो सकती है। साथ ही मैं ये चाहूँगी, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज यहाँ पर बैठे हैं सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा क्यों है? जबकि हम आप जैसे लोग कितना काम कर रहे हैं, क्यों ये पिछड़ा है? क्यों ये इसमें शिक्षा से बहुत पीछे है? जबकि सरकार अपनी सारी स्कीम्स शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अरबों करोड़ों रुपया खर्च करके चला रही है। वो इसीलिए कि आप लोग के पास अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है, धरातल तक वो स्कीमें नहीं पहुंच पा रही है। तो उन स्कीमों को पहुंचाने के लिए भी हम लोग जगह जगह कैंप लगाते हैं, उनके माध्यम से उनको बता सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके पास आज हाथ में एक बहुत बड़ा साधन है, मोबाइल पे आप सर्च करो अल्पसंख्यकों के लिए कौन कौन सी सरकार ने स्कीमें बनाई हैं। वो आप अगर लिख भी नहीं सकते ना, तो वो आपको बोल के बता देगा, आप उससे बोल के पूछ सकते हैं। तो इस मोबाइल का एक अच्छी चीज के लिए यूज भी करें। आप मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप अपनी जो जागरूकता वाले अवेयरनेस चीजें हैं जो जिनको आप जानना चाहते हो और आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपने मोबाइल पर पूछकर उन चीजों को भी जानकारी जरूर हासिल करें। आज हमारे यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट से भी आप भी बैठी हैं और मैडम अभी भी, क्योंकि भाई काम ऐसा होता है कि जल्दी जाना पड़ता है तो चली गई, लेकिन उन्होंने अपना समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। किस लिए आई वो? आप ही लोगों के लिए आई ना, आप ही लोगों को सहयोग करने के लिए आई और उन्होंने सहयोग के लिए वादा भी किया। तो सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना होगा कि हमने अगर मदद लेनी है तो भी हमें दरवाजे तक तो जाना ही होगा ना। तो इसके लिए हमें काम जरूर करना होगा। अल्पसंख्यक आयोग से तो आप मदद दे ही सकते हो, उसके साथ साथ सरकार ने जो स्कीमें बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाई है,
जैसे जो बच्चे अच्छे पढ़ने में बहुत, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, ऐसे बच्चों को भी अल्पसंख्यक आयोग IAS PCS सरकार की तरफ से IAS PCS की कोचिंग फ्री कर दी गई है। आप लोग पढ़िए, और अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आप समाज के उस उच्च तबके पर जाके बैठिए ना, जिससे आप अपने समाज का उद्धार कर सके। जब हमारे समाज के लोग ऐसी ऐसी जगह पे जाके बैठेंगे जहाँ से हम अपने समाज को कुछ दे सके, तभी हमारे समाज का, अल्पसंख्यक समाज का उत्थान हो सकेगा। तो और दूसरी बात होती है, अल्पसंख्यक समाज में जो एक मुस्लिम समाज आता है, जिससे मैं भी बिलोंग करती हूँ, मुस्लिम समाज में बच्चियों को 10th तक भी पढ़ा देते हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऊपर की शिक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते? बोलते हैं समाज खराब है। मैं उनसे पूछती हूँ, समाज किससे बनता है? समाज तो हम ही लोगों से बनता है, यानी कि हम खराब हैं। तो हम खराब हैं तो हमें कौन ठीक करेगा? तो भी हम ही ठीक करेंगे। अब ऐसा होता है, इसमें महिलाओं को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं के सामने, बच्चियों के सामने आगे जाके ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कभी कभी आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उनको जागरूकता नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो करें क्या? झाड़ू बर्तन करेगी, अगर पढ़े नहीं लिखेगी नहीं तो कब तक करेगी? जब तक शरीर में जान है तब तक करेंगी। लेकिन ज्ञान जो होता है ना, वो आपको तब तक कमा के दे सकता है जब तक आप जिंदा हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को शिक्षा जरूर दें, और उच्च शिक्षा जरूर दें। बच्चों को 10th करा के ना बिठाएं। अगर समाज खराब है तो आप लोग एक मुहिम बनाइए ना, घर घर जाके एक मुहिम चलाइए कि भाई, अगर भाई बेटी तो परेशान करे ना बेटियों को, इसीलिए आप लोग नहीं भेज रहे, तो बेटे किसके हैं? बेटे भी हमारे हैं। तो हम अपने बेटों को समझाएं कि भाई वो बेटी है, वो भी आपकी बहन है, आपके मोहल्ले की लड़की है, आपकी दोस्त है, आप उसको परेशान मत करो। हम समझा सकते हैं ना। आप कहेंगे कि भाई वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे पास ये समस्या आती है कि भाई कॉर्नर पे, चौराहे पे लड़के खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को जाने नहीं देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जो भी है समस्या, उसका समाधान भी हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक सामाजिक समस्या है। हम बेटियों को तो समझाते हैं बाहर ना निकलो, भाई बेटियों को क्यों समझाना? ये समाज उतना ही उनका है जितना बेटों का है। तो हम अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते कि बाहर निकलो तो सम्मान की नजर से देखो सबको। ये देश जो है, वैसे भी हम लोग यहाँ बच्चियों को देवियां मानते हैं। कहते ना, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो ये कैसा समाज हमने बना लिया है कि आज हमारी बच्चियाँ अपने भाइयों से, अपने पिता समान व्यक्तियों से डर के जो है स्कूल तक नहीं जा पा रही है। तो हमें शर्म आनी चाहिए, और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे सही कर सकते हैं। इसके अलावा पर्दा प्रथा आ जाती है कभी कभी आ रही। भाई पर्दा करने को किसी ने मना नहीं किया, अगर आपकी इच्छा है आप करें, नहीं इच्छा है ना करें। लेकिन पर्दे में आप ये बताइए, जब आप अपने मुस्लिम बच्चियों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, इंजीनियर नहीं बनाएंगे, वकील नहीं बनाएंगे, तो आपका पर्दा कहाँ रह जाता है? आप डिलीवरी के लिए जाइए, वहाँ पर जेंट्स डॉक्टर होगा तो आपका पर्दा रहेगा क्या? आपके साथ कोई ऐसा अपराध हो गया, रेप हो गया आपके साथ, आप क्या किसी जेंट्स वकील से वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं जो एक महिला से कर सकते हैं? तो ये तो हमें ही सोचना होगा ना। आज ये महिला है, ये हमारे समाज में रक्षक के रूप में हमारे साथ खड़ी है। किसी महिला के साथ छोटा सा भी अपराध होगा, वो चुपचाप आके आपको बता सकती है कि मैडम मेरे साथ, जो कि वो अपने भाई को नहीं बता सकती। तो हमें जरूरी है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा जरूर दिलवाएं। अगर हो सके तो हम उनको कॉलेज तक छोड़ने भी जा सकते, और मोहल्ला बीच में जो समस्या आ रही है उनका निराकरण भी करवा सकते हैं। आप अपने नियमों के प्रति जागरूक रहिए, हमारे क्या राइट्स हैं उनको जानिएगा। जैसे मैम ने बोला कि नजदीकी क्षेत्र का थाने का नंबर हमेशा अपने पास रखें, ये बहुत जरूरी चीज है। अपने पास भी रखें, अपनी बच्चियों को भी दें, ताकि वो सुरक्षित रहे, और उनको खुद इतना स्वावलंबी बनाइए कि वो खुद सुरक्षित रहे। इतना जागरूक नहीं, ऐसे नहीं कि चुपचाप गई और आ गई, किसी ने भी कुछ बोल दिया रोने लगी, नहीं कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो समाज से लड़ सके, वो खड़े हो सके। आज अगर मेरे मदर फादर ने मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया होता तो मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ी होती। तो बहुत जरूरी है, आज मैं जो कुछ भी अपनी माँ की बदौलत हूँ, अपने पिता की बदौलत हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम भी वैसे ही माँ बाप बने, जैसे कि मेरे माँ बाप थे, ऐसे हम अपने बच्चों के लिए बने। हम ये कभी ना कहें कि तुम बेटे हो तो तुम्हें घर में रहना है, तुम बेटे हो तो तुम आवारागर्दी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो आवारागर्दी करेगा, आप कोई भाई आपकी बहन को छेड़ेगा, आपकी बहन को दूसरा कोई छेड़ेगा, तो फायदा क्या है? उससे क्या हासिल हो रहा है? वो तभी जब हमारे घर में अच्छे संस्कार नहीं होंगे,
तभी वो बच्चा ऐसे काम करेगा। अगर हम संस्कारी होंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उन्हें अच्छी चीजें सिखाएंगे, तो वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेगा। नींव स्ट्रांग रहेगी तो इमारत अपने आप अच्छी बनेगी। तो इसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और उनको अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। सरकार ने अपने द्वार खोल रखे हैं, सरकारी शिक्षा है आपके पास, मिड डे मील आपको मिल रहा है, कि आपको बुक्स मिल रही है, आपको यूनिफॉर्म मिल रही है। किस चीज की कमी है? सरकार ने किसी चीज की कमी नहीं करी है। लेकिन अब हम स्कूल तक जाएंगे ही नहीं तो हम उसकी सुविधा कैसे उठा पाएंगे सरकार की योजनाओं का? तो बहुत सारी योजनाएं हैं, स्किल को लेके हैं, जैसे अब भाई ये काम कर रहे हैं, जानते होंगे सारी योजनाओं के बारे में। उस तरह की योजनाओं में अगर भाई कोई काम कर रहे हैं, उनको सहयोग करें, उनसे पूछे जाके कि हमारे लिए कोई स्कीम है क्या, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप हमसे पूछोगे, वो हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे। और फिर मैंने बताया आपके पास माध्यम है मोबाइल, किसी की जरूरत नहीं है, आप पूछिए, उसमें देखिए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी है। हम जिस स्कीम का लाभ लेना चाह रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है, नहीं है तो हम इसको करें। उत्तराखंड में उत्तराखंडी वासी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए, तो हम वो जरूर बनवाएं। जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको टाइम पे बनवाएं। पता चला कि हमने जब तक बनवाए तब तक वो टाइम नहीं कर। तो इसके पहले से बहुत जरूरी है कि आप सर्टिफिकेट भी बनवाएं और उसके बारे में जानकारी भी करें। और ये आप बहुत से बच्चे जो है पढ़ाई में अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, छोटा समय है, कुछ कार्य भी करते हैं, कुछ कमाई भी करते हैं, यूट्यूब पे एक से एक टीचर है आपको पढ़ाने के लिए, आप वो पढ़िए। कोई जरूरी नहीं आपको पैसा खर्च करके ट्यूशन पढ़ने जाना है। इतने बढ़िया बढ़िया सर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मेरी खुद की बच्ची पढ़ती है, मैं कहीं ट्यूशन नहीं भेजती, वो खुद पढ़ती है उसी से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जागरूक हों और ये जाने कि हमें क्या बनना है और उसके लिए हमें क्या करना है। साथ ही भाई ने बोला कि कोई समस्या अगर बताना चाहे आप लोग तो खड़े होकर बता सकते हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, उस समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करूँगी। बताए कोई महिला कि उसे कोई ले जाओ कर लीजिए। तो जितनी भी समस्याएं आएंगी आप रिटर्न में दे दीजिए, मैं उनको बैठ के पढ़ लूँगी और जैसा भी होगा वो कर लूँगी। अब आप लोगों को भी बहुत समय हो गया होगा, मैं तो बोलती रहूँगी, तो इसलिए मैं चाहती कि अपनी गाड़ी को यही विराम देती हूँ और आपसे भी कहूँगा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ तो स्टेप थी उसको देख के मेरी तो आंखें भर आई, क्योंकि कोरोना में मैंने कई लोगों को खोया भी। और एक सच्चाई है, बहुत पहले से लोग आगाह कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, फिर भी हम लोग लगातार से काटे जा रहे हैं। हमारी बेवकूफ़ी है। प्रकृति जब विनाश पे आती है ना तो वो तो किसी को नहीं देखती फिर। तो इसलिए प्रकृति को बचाने का काम भी हमारा है और उसे हम जरूर करें। एक बार उस संदेश को आगे बढ़ाती हूँ कि आप लोग भी इस संदेश को ध्यान में देते। छोटे छोटे बच्चों ने जो संदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए। जैसा मैम ने बोला, संकल्प लें, अपने घर में पौधे जरूर लगाएं। पौधे कल वो पेड़ बनेंगे और आपको ऑक्सीजन भी देंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।